नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन इस घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये कि ये उस ज़माने की कहानी है जब पुलिस सामान्य रूप से बैकफुट पर रहा करती थी, क्योंकि न तो मोबाइल फ़ोन उतने प्रचलित थे, न सीसीटीवी उतनी प्रचलित थी, और न ही जीपीएस और बाकी कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो बहुत प्रचलित थे। पुलिस को जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं, उसी से इन्वेस्टिगेशन करना होता था। बात दिल्ली की है और दिल्ली के एक सीरियल किलर की है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो झुंड में बताई हुई वो कहानी थी जिसमें बहुत ढेर सारे लोगों के बारे में मैंने बताया था। आज मैं एक्सक्लूसिव इस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। तारीख थी 19 अक्टूबर 2006। दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव की एक सकरी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा पुराना सा कमरा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। कमरे में जो बल्ब लगा था उसमें बहुत धीमी रोशनी थी। दो लोग बैठे थे, एक की उम्र 30-32 साल और दूसरे की उम्र 25 साल। सांवले रंग के शख्स जो थोड़ा बुजुर्गवार था, जो थोड़ा उम्र में ज़्यादा था, 30-32 साल का, उसने दूसरे से पूछा कि अनिल, बहुत दिन बाद आए हो, क्या खाओगे? गहरी सांस लेते हुए अनिल बोला, भैया आज तो मटन बना लो, मैं आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है, ऐसा उस अधेड़ से व्यक्ति ने कहा और वो बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो मटन लेकर आया और बोला, अनिल चलो मटन बनाते हैं। मटन बनाते बनाते या पकाते पकाते रात के करीब 12 बज गए। इस बीच दोनों लगातार शराब पी रहे थे। शराब अनिल ले आया था और मटन के साथ साथ दूसरा शख्स भी थोड़ी शराब और ले आया था। दोनों खूब शराब पीते रहे। फिर दोनों ने मटन और रोटी खाई। खाने के बाद अनिल ने जैसे ही थाली सरकाई, पहला शख्स बोला, तुम बैठो, मैं आता हूँ, तुम्हें सजा भी तो देनी है। सजा? अनिल जोर जोर से हंसने लगा। अरे भाई, किस बात की सजा? वो आदमी वहाँ से उठा, दोनों नशे में थे, और कोने की तरफ चला गया। लौटा तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। बात करते करते, हंसते हंसाते अनिल उसकी इस हरकत पर हंस रहा था, और बात करते करते उसने अनिल के हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए। अनिल अब भी भैया भैया कह के हंस रहा था कि भैया आज कौन सा मजाक तुमको सूझा है। लेकिन वो हंस रहा था, उसे जरा भी शंका नहीं थी कि ये उसके साथ क्या करने वाला है। तभी उस शख्स ने एक नानचक, नानचक मतलब जो दो लकड़ियों के बीच में एक चेन लगी होती है, या दो लकड़ियाँ अगर नहीं हैं तो स्टील के दो बैटन होते हैं, उनके बीच में जंजीर बनी होती है। उस नानचक से अनिल की गर्दन उसने फंसा ली और उसे जोर जोर से खींचने लगा। अनिल तड़पने लगा। वो अपनी चोख होती आवाज़ में यही कहता रहा, भैया अब छोड़ दो, भैया अब छोड़ दो। उसकी आंखें लाल पड़ गईं, जीभ बाहर निकलने लगी, पसीने से तर बतर हो गया। उस आदमी ने, जो उसने नानचक से उसके गर्दन को फंसा रखा था, उसने कमर में बंधी रस्सी से गमछा खींचा और अपना माथा पोंछ लिया। दीवार पर टंगे झोले से धारदार चाकू निकाला। फिर अनिल को पैर से पकड़कर घसीटते हुए नाली के पास गया। वो जो घर में से पानी निकलने के लिए एक नाली बनी होती है हर घर में, कच्चा पक्का छोटा बड़ा, ताकि वो पानी बाहर जो सीवेज सिस्टम है वहाँ तक पहुँच जाए। उसके पास ले आया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। तब अनिल के शरीर पर सिर्फ अंडरवियर था। कातिल ने शर्ट की बाहें अपनी ऊपर चढ़ाईं और ज़मीन पर बैठ गया। अनिल का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसकी गर्दन को चाकू से रेतने लगा। खून की दहार बहने लगी। फर्श पर खून ही खून फैल गया और नाली में बहने लगा।
थोड़ी देर वो अचानक रुका और हाथ झाड़ते हुए, चूँकि खून उसमें भी लग गया था, तो हाथ को झटकते हुए ताकि खून नीचे गिर जाए, वो फिर खड़ा हुआ और दूसरी तरफ की दीवार पर गया। वहाँ उसने खूंटी पर टंगे हुए झोले को अपने साथ ले आया और उसमें से एक भारी गणासे नुमा औजार निकाला, जिसे सामान्य भाषा में चापड़ कहते हैं। बहुत भारी होता है और बहुत तेज होता है। इस औजार से उसने अनिल के गर्दन पे 4-5 वार किए और अंतिम वार में उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसने सिर को एक पोटली में रखा और धड़ के ऊपर अखबार लपेटने लगा, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अखबार खून से सन गया, गीला हो गया और फिर उसकी लपेटने की जो ताकत थी लूज़ होने के बाद वो ख़त्म हो गई। तो वो दौड़कर पुराने कपड़े ले आया, तेज़ी से धड़ पर लपेटने लगा, लेकिन खून तब भी रिस रहा था। उसे कुछ देर बाद कुछ देर वो सिर पकड़कर बैठा रहा, सोचता रहा कि ये खून रुक नहीं रहा है। मैं जिस किसी चीज़ से बांध रहा हूँ, खून बाहर रिस रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अचानक उठा और एक बड़ी सी प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की बोरी ले आया, जो आजकल यूरिया खाद वाली प्लास्टिक की बोरियां हैं, वो ले आया। उसे फाड़ कर धड़ के ऊपर 4-5 बार लपेट दिया उस प्लास्टिक की बोरी को। उसके कुछ देर बाद फिर वो बैठकर लाश को देखता रहा। वो इंतज़ार करता रहा कि कब खून का रिसना बंद हो, यानी ब्लीडिंग जो कुछ भी हो रही है वो कब वो बंद हो। जब खून का रिसना बंद हुआ तो उसने लाश के पैरों को छाती की तरफ मोड़कर उसे तोड़ दिया, ताकि वो छाती से चिपक जाए, और उसे फिर उसी दूसरी बोरी के छोटे छोटे टुकड़ों से बांधना शुरू किया और बांध दिया। बैठकर फिर उसने प्लास्टिक की बोरियों से लपेटने के बाद, पैर को तोड़ने और धड़ से चिपकाने के बाद, फिर से प्लास्टिक की बोरियों में लपेटने के बाद उसने आधे घंटे तक बैठकर ये देखा कि खून बाहर तो रिस कर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक आप जानते हैं कि कोआगुलेशन हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खून के थक्के बनने लगते हैं और खून रिसना बंद हो जाता है। पास ही और पास से ही वो फिर एक दूसरी बोरी प्लास्टिक की ढूंढ कर ले आया। उसने उसी में लाश को ठूंस दिया। 2 ऐसे दोहरी हो गई थी, उसका जो उसकी हाइट थी वो आधी हो गई थी, उसे अच्छी तरह से बांधा गया था, तो वो उस बोरी में उसने ठूंस दिया और बोरी को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले आया और बांस के एक टोकरे में उस बोरी को रख दिया। अब एक दूसरी बोरी को फिर फाड़ा और उससे टोकरे पर लपेट दिया, ऊपर से ऐसे लपेट के नीचे उसे उसी बोरी के टुकड़ों से बांध दिया। उसके बाद से आराम से, मतलब लाश को अच्छी तरह से बोरी में पैक कर दिया। पैक करने के बाद टोकरी में रख दिया। टोकरी के ऊपर से भी बोरी, एक दूसरी प्लास्टिक की बोरी से उसे पैक कर दिया, ताकि बाहर से कुछ दिखे ना, अगर ब्लड भी निकले तो दिखाई न पड़े। उसके बाद पूरे आराम से उसने कमरे और नाली के फैले हुए खून को अच्छी तरह साफ किया। फिर चाकू और गणासे को धोया और एक झोले में रखकर जहां वो टंगा हुआ था वहीं टांग दिया। अब तक रात के 2 बज चुके थे। वो एक कॉपी लेकर आया और उस पर कुछ देर तक लिखता रहा। काफ़ी लिखा, 1 पन्ना पूरा, शायद 1 पन्ने से थोड़ा ज़्यादा लिखा, और फिर उसके बाद उस पन्ने को कॉपी से फाड़ दिया और लाश वाले टोकरे में भीतर रख दिया और ज़मीन पर बैठ के सुस्ताने लगा, क्योंकि इतना करने के बाद, शराब के नशे में इतना तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जब शराब का नशा उतरने लगा तो उसे थकान महसूस होने लगी। फिर करीब 3 बजे वो उठा। घर के बाहर इंजन वाली रेहड़ी खड़ी हुई थी। झटपट उससे सिर पर लाश वाला टोकरा उठाया और रेहड़ी के पीछे लाद दिया। कमरे में ताला लगाया और रेहड़ी लेकर हैदरपुर बादली आउटर रिंग रोड होते हुए तिलक नगर की ओर चल पड़ा। वो अपने गंतव्य को जा रहा था, तभी उसकी रेहड़ी खराब हो गई। उसके इंजन में कोई खराबी आ गई। तमाम कोशिश के बाद भी वो फिर से नहीं चली।
उसने थोड़ी देर तक खड़े होकर इधर उधर देखा और फिर उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा। वो रेडी को खींचते हुए मंदिर के किनारे ले गया, रेडी यहीं पर छोड़ दी और लाश वाला टोकरा सिर पर रखकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। अब तक सुबह के 4-5 बज चुके थे। डीटीसी की बसें चलना शुरू हो गई थीं। कुछ देर बाद डीटीसी की एक बस आई। उसने हाथ देकर बस रुकवाई और उस पर चढ़ गया। लाश वाली टोकरी को सीट के नीचे खिसका कर रख दिया और वहीं बैठ गया। तिलक नगर बस स्टॉप आते ही वो टोकरी लेकर नीचे उतर गया। तब उसने एक ऑटो बुक की। ऑटो ठंडी हवा उसे लगी थोड़ी देर तक, चूंकि पसीना पसीना हो गया था, शराब का नशा उतर गया था, थकान सी महसूस हो रही थी। तो वो जैसे ही ठंडी हवा लगी वो झपकी लेते हुए 3-4 किलोमीटर पहुंच गया। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी जिसमें तिहाड़ का गेट नंबर 3, बड़े बड़े अक्षरों में तिहाड़ के गेट उस समय लिखा रहता था, अब भी लिखा रहता होगा, उस नीले बैकग्राउंड पे या हरे बैकग्राउंड पे बड़ा बड़ा लिखा गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5। उसकी नज़र पड़ी कि ये गेट नंबर 3 है। वो ऑटो से उतरा, टोकरा सिर पर रखा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे कुछ याद आया, फिर वो बुदबुदाया कि इसी गेट पर बलबीर सिंह रहता है। ड्यूटी के बारे में वो कह रहा था कि इसी ड्यूटी पर बलबीर सिंह की ड्यूटी रहती है। वो थोड़ा आगे बढ़ा। गेट नंबर 3 के करीब 20-25 कदम की दूरी पर एक एटीएम था। एटीएम खुला था लेकिन उस पे कोई भीतर आदमी नहीं था, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था। उसने लाश भरा हुआ टोकरा एटीएम के ठीक सामने सड़क पर रखा और चल दिया। तब तक वही 6 बज गए थे। अच्छा, सुबह करीब 7 बजे तिहाड़ जेल के पास हरिनगर थाने के फ़ोन की घंटी बजी। ड्यूटी ऑफिसर बाल किशन ने फ़ोन उठाया। सामने से जो आदमी फ़ोन कर रहा था वो ये कहने लगा, मतलब भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। बाल किशन को लगा सवेरे सवेरे कोई मजाक कर रहा है, उसने भी गाली देनी शुरू कर दी। फ़ोन काट दिया गया। फिर 100 नंबर पर कॉल आई। उसमें जो जिस व्यक्ति ने कॉल की उसने कंट्रोल रूम को ये कहा कि ठुल्ले सुन, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर 2 निठल्ले पुलिस वाले बैठे हैं, जाकर देख लें, जाकर दिखवा लो। टोकरे में लाश रखी है। इस मर्डर के लिए वो मुझे पकड़ सकते हों तो पकड़ कर दिखाएं। ऐसा उसने कंट्रोल रूम को बताया। कंट्रोल रूम वालों को लगा कि पता नहीं कौन आदमी है। उसने फ़ौरन एसएचओ को फ़ोन किया। एसएचओ होशियार सिंह थे। उन्होंने 2 कांस्टेबल्स को आवाज़ लगाते हुए कहा कि जाकर देखो गेट नंबर 3 पर कोई लाश पड़ी है क्या। दोनों कांस्टेबल भागते हुए गेट नंबर 3 पहुँचे। सामने वास्तव में एक टोकरा रखा था। टोकरा देखते ही पसीने पसीने हो गए। धीरे धीरे उस टोकरे के सबसे ऊपर वाली परत, फिर उसके नीचे वाली परत उन्होंने खोली और देखा उसमें लाश पड़ी हुई थी। फ़ौरन होशियार सिंह को बताया कि हाँ साहब, बात बिल्कुल सही है, टोकरी में एक लाश रखी हुई है। खैर, सेट पे ये सूचना जब प्रसारित हुई तभी हरिनगर थाने के इंस्पेक्टर सुंदर सिंह यादव, जिनकी नाइट ड्यूटी थी उस इलाके में, वो भी फ़ौरन पहुंच गए। उन्होंने कांस्टेबल से कहा बोरी से लाश निकालो। दोनों कांस्टेबल्स लाश निकालने में जुट गए। जैसे ही लाश बाहर निकली सभी लोग चौंक गए। लाश का सिर गायब था। धड़ में प्लास्टिक के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के कपड़े और अखबार भी गीले हो गए थे लेकिन लिपटे हुए थे। लाश के एक हाथ पर अमित लिखा था और अमित के नाम का टैटू था और दूसरे हाथ पर भगवान शिव की तस्वीर और बिच्छू बना हुआ था। पुलिस ने जब टोकरा पलटा तब उसे एक चिट्ठी मिली। खून से रंगी चिट्ठी में टूटी फूटी हिंदी में बहुत लंबी चिट्ठी लिखी थी। शुरू में दिल्ली पुलिस के लिए तमाम ऐसी गालियां थीं जिनका मैं जिक्र यहाँ नहीं कर सकता। मैं वो पूरी चिट्ठी कम्युनिटी में डाल दूँगा। सुधी श्रोता हमारे उसे पढ़ेंगे तब अंदाज उनको लग जाएगा। आगे लिखा था कि दिल्ली पुलिस कान खोल कर सुन ले। अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ लेकिन मैंने अब हकीकत में मर्डर किया है।
अब इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे दिल्ली पुलिस वाले ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपने असल माँ बाप की पैदाइश हो, नहीं तो नाजायज केस लगाना बंद करो, वरना ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। ये सिलसिला मतलब लाशों के मिलने का ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा और तुम लोग कभी भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गैंगवार में शामिल आदमी नहीं हूँ कि मुझे केस के खुलने का डर लगा रहेगा, क्योंकि इसके बहुत से सबूत हैं। मैंने 2003 के नवंबर महीने में गेट नंबर 1 पर मर्डर करके या हत्या करके जिस व्यक्ति को डाला था, उसको भी आज तक तुम लोग नहीं खोल सके हो, न ही इस केस को खोल पाओगे। ये हमारा वादा है, वरना नाजायज केस लगाना बंद करो, या फिर केस खोल सको तो खोलो और मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब सोचिए, दिल्ली पुलिस, तिहाड़ जेल जिसके क्षेत्र में आता है, जहाँ बड़े बड़े अपराधी बंद होते हैं, उसकी पुलिस को ऐसी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी, खून खौल गया सभी पुलिस वालों का। और लास्ट में उसने लिखा कि तुम्हारे इंतज़ार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा CC, इंग्लिश वाला CC, ये लिखा हुआ था। तो चिट्ठी की शुरुआत में दिल्ली पुलिस के लिए मैंने बताया बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ थीं। थोड़ी ही देर में SHO होशियार सिंह का फ़ोन बजा। सामने से आवाज़ आई, क्या किया उस लाश का। जो आदमी बोल रहा था उसने कहा, क्या किया उस लाश का। होशियार सिंह बोला, भाई साहब कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले भी उसने फ़ोन किया था सवेरे, इससे पहले। उधर से आवाज़ आई, अच्छा तू अब भाई साहब पर आ गया, चैलेंज देता हूँ, पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह भी वहीं थे। उन्होंने होशियार सिंह से वो फ़ोन ले लिया और गुस्से में कहा कि ओ बदमाश बदतमीज, सुन लो, मेरा चैलेंज है कि पकड़ कर दिखाऊंगा। खींचती हुई आवाज़ से उसने उधर से कहा कि अच्छा तो तुम इंस्पेक्टर बोल रहे हो, तुझे मेरा चैलेंज है, दम है तो तू पकड़ कर दिखा। अब जरा सोचिए कैसा अपराधी रहा होगा, किस दिमाग का रहा होगा। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को ये बताना कि मैंने गेट नंबर 1 पर 2003 में लाश फेंकी थी, तुम आज तक नहीं खोल पाए और तुम इसे भी नहीं खोल पाओगे, और ये चैलेंज है, तुम अगर खोल के मुझे गिरफ्तार करके ला सको तो ले आओ। खैर, इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने भी रिक्वेस्ट की और अधिकारियों ने कहा कि सुंदर सिंह ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी IO बनेंगे, और सुंदर सिंह ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लिया। लाश, चिट्ठी, टोकरा, अखबार और छोटे बच्चों के कपड़े जिनसे वो धड़ का हिस्सा लिपटा हुआ था, वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब सुंदर सिंह ने हरिनगर थाने से जो फ़ोन आया था उसकी कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। पहला फ़ोन हरिनगर थाने से ही आया था, हरिनगर थाने में आया था पहला फ़ोन, दूसरा इनके यहाँ आया था। तो जिन नंबरों से कॉल आई थी उनमें से एक नागल सराय का और दूसरा तिलक नगर का फ़ोन था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह तुरंत हेड कांस्टेबल रोहिताश, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान और ASI वीरेंद्र त्यागी के साथ नांगल सराय वाले उस टेलीफोन नंबर पर पहुंचे। टेलीफोन बूथ का नंबर था वो, जहां बाद में वो जो BSNL के वायरलेस वाले फ़ोन हैं वो लगने लगे थे और लोग अपना नंबर आके डायल करते थे, बात करते थे, पैसा देते थे, चले जाते थे। तो वहाँ जब पहुँचे तो उस बूथ पर ऑपरेटर बैठा हुआ था। हेड कांस्टेबल रोहताश ने पूछा कि यहाँ कोई फ़ोन करने आया था क्या। ऑपरेटर नशे में धुत था। पुलिस को देखते ही लड़खड़ाती जुबान में बोला, साहब एक आया तो था लेकिन मुझे याद नहीं है। इंस्पेक्टर सुंदर यादव ने टीम से कहा कि चलो तिलक नगर चलते हैं, ये नशे में है, ये कुछ भी नहीं बता पाएगा। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह यादव टीम के साथ तिलक नगर पहुंच गए। वहाँ जिस टेलीफोन नंबर उनके से उस थाने पर फ़ोन किया गया था, जिस PCO के नंबर से
वो उस पीसीओ पर पहुंच गए। वो उस पीसीओ पर पहुंच गए जहां से हरिनगर थाने को फ़ोन किया गया था। वहां टेलीफोन बूथ पर ऑपरेटर राम बाबू चौरसिया बैठा था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि सुबह सुबह कोई आदमी यहां कॉल करने आया था। ऑपरेटर बोला कि हाँ साहब, एक आदमी आया था। बातचीत से बिहार की टोन लगती थी और फ़ोन करने के 12 रुपए देकर वो चला गया। इंस्पेक्टर ने कहा, उसे पहचान पाओगे? ऑपरेटर ने कहा कि साहब कोई फ़ोटो हो तो मैं ज़रूर पहचान लूँगा। इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल रोहितास से कहा कि जल्दी से स्केच बनाने वाले को पुलिस हेडक्वार्टर से बुलाओ और अभी इसकी याददाश्त या याद ताज़ा ताज़ा है, इससे उसकी स्केच बनवाओ। खैर तुरंत वहाँ से एक टीम आ गई, जिसके साथ वो कंप्यूटर पर स्केच बनाने वाला जो एक्सपर्ट होता है हर पुलिस इस्टेब्लिशमेंट में, वो आ गया और उससे पूछताछ के आधार पर वो स्केच बनाने लगा। अच्छा, इसमें कई सवाल पुलिस के पास अब तक आए। एक, कि वो आदमी था कौन? आप में से बहुत से लोग हो सकता है जिन्होंने इस तरह की घटना, बहुत प्रसिद्ध घटना है दिल्ली की, हो सकता है लोग नाम जानते हों, लेकिन मैं अगले पार्ट में बताऊंगा जिसने, और वो आदमी था कौन जिसने अनिल को इस बुरी तरह से मारा और मारने के पहले मटन क्यों खिलाया। उसकी अनिल से कोई रंजिश थी, क्योंकि उसने ये कहा था कि तुम्हें सज़ा भी देनी है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती अनिल ने की थी कि उसे सज़ा देने की बात वो आदमी कर रहा था। और दूसरा ये कि जो अनिल था, अगर उससे बहुत ज़्यादा कोई रंजिश थी तो उसने फिर जाकर क्यों मटन बनाने के लिए और मटन खिलाने के लिए कहा। उसकी रंजिश अनिल से थी या दिल्ली पुलिस से थी, क्योंकि जो चिट्ठी उसने लिखी है उसमें उससे साफ लगता है कि दिल्ली पुलिस से उसकी रंजिश थी। और जो उसने लिखा है कि मैं अब तक गलत केस झेलता आया हूँ, तुम लोग जो ये गलत केस लगाते हो मैं उसको झेलता आया हूँ, इसका मतलब दिल्ली पुलिस से कोई न कोई उसकी नाराज़गी थी। दूसरा, उसने लाश का वो टोकरा तिहाड़ जेल के बाहर ही क्यों रखा? कहीं और रख सकता था। दिल्ली पुलिस से बहुत नाराज़गी थी तो दिल्ली पुलिस के नाके के पास कहीं रख देता, किसी चौकी या थाने के पास रख देता, क्योंकि चिट्ठी से साफ जाहिर था कि उसकी दिल्ली पुलिस से नाराज़गी थी। उसने 2003 के एक कत्ल का जिक्र किया अपनी चिट्ठी में, तो वो कौन सा केस था, अब तक उसमें पुलिस ने क्या किया है, और उसके कन्फेशन या उसके जो नोट था जो उसने चिट्ठी लिखी थी, उसी में उसने लिखा कि 2003 में मैंने वो मर्डर किया था। यानी वो पहले भी हत्या इस तरह की कर चुका है और तिहाड़ गेट के गेट पर इस तरह की लाश फेंक चुका है। ये उसके बाद से समझ में आता। तो आखिरकार वो कौन था, वो किसकी लाश फेंकी गई थी, पुलिस ने अब तक उसमें क्या किया। दूसरा, उसमें जो लिखा हुआ है सीसी, तुम्हारा बाप और जीजा सीसी, इस सीसी का क्या मतलब है? लाश का सिर गायब है, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, तो आखिरकार पुलिस कातिल तक पहुंची कैसे? ये इम्पॉर्टेंट है और इसी को बताने के लिए मैंने आज इसका ये पहला पार्ट सुनाया है। मेरे कुछ सुधी श्रोता, उनको आपत्ति है कि 3-3 पार्ट में आप मत सुनाइए, तो अगले ही बस मैं इसका अगला ही पार्ट बताऊंगा। पार्ट इसके और हैं, लेकिन सब उसमें समावेश करके उसे बताऊंगा। आशा है कल के पार्ट में आपकी ये सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।